पत्नी के निधन के बाद वह बूढ़ा पिता बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसने विदेश में रहने वाले बेटे को फोन कर अपने अकेलेपन और बिगड़ती तबीयत के बारे में बताया। बेटे ने बड़े ठंडे लहजे में कहा, पापा, आप अपनी सारी संपत्ति बेचकर पैसे मेरे नाम कर दो। मैं आपको यहाँ किसी अच्छे वृद्धाश्रम में रखवा दूंगा। बेटे की ये बातें सुनकर पिता कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराए और ऐसा कदम उठाया कि अगले ही दिन बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। शाम का समय था और सभागार में हल्की हल्की हलचल थी। मंच पर रोशनी की हल्की चमक थी और सामने बैठे लोग उत्सुक नजरों से इंतजार कर रहे थे। आज का दिन अनोखा था, एक ऐसा आयोजन जहां अधेड़ उम्र के लोग अपने लिए जीवन साथी की तलाश में आए थे। मंच पर खड़ा एक शख्स, रमेश शर्मा, अपने दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा तनाव से भरा था और हथेलियों में पसीना छलक रहा था। उसने पहले भी कई बार मंच पर कदम रखा था, बैंक में अपने सहकर्मियों को संबोधित करते हुए या किसी सामाजिक आयोजन में। लेकिन आज का मंच अलग था। आज वह अपनी जिंदगी का परिचय देने आया था और यह बात उसे अंदर तक हिला रही थी। रमेश ने गहरी सांस ली और माइक की ओर बढ़ा। सामने की पंक्ति में उसकी छोटी बहन सरिता बैठी थी। उसकी आंखों में भरोसा था और उसने हल्के से सिर हिलाकर रमेश को हिम्मत दी। लेकिन रमेश की आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वह एक बड़े बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक था, जहां उसकी गहरी आवाज और आत्मविश्वास से लोग प्रभावित होते थे। लेकिन आज वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। आखिरकार थोड़ा हकलाते हुए उसने बोलना शुरू किया। मेरा नाम रमेश शर्मा है। मैं भोपाल का रहने वाला हूं। उम्र 54 साल। मैंने बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। मेरा एक बेटा है जो अमेरिका में रहता है और एक बेटी जो इंदौर में अपने परिवार के साथ है। मेरे पास भोपाल में अपना घर है। मैं थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूं। इतना कहकर रमेश ने जल्दी से माइक छोड़ा और अपनी कुर्सी की ओर लौट आया। उसे लगा जैसे उसने कोई भारी बोझ उतारा हो, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वह सही कर रहा था? इतनी उम्र में जीवन साथी की तलाश करना क्या वाकई जरूरी था? उसका मन बार बार अपनी दिवंगत पत्नी अनुराधा की यादों में खो रहा था। वह सोच में डूब गया कि शायद जिंदगी उसे एक बार फिर मौका दे रही थी, लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार था? आयोजन आगे बढ़ा। अब महिलाओं के परिचय का दौर शुरू हुआ। एक एक करके महिलाएं मंच पर आ रही थीं, अपनी जिंदगी की कहानी संक्षेप में बता रही थीं। रमेश की नजरें हर महिला पर टिक रही थीं, लेकिन उसका दिल किसी ऐसी शख्सियत की तलाश में था जिसके साथ वह अपने अधूरेपन को बांट सके। तभी एक नाम गूंजा, कविता मेहरा। सभागार में बैठी एक महिला धीरे से अपनी कुर्सी से उठी, लेकिन तुरंत रुक गई। उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे वह मंच तक जाने की हिम्मत जुटा रही हो। उसके साथ आई एक युवती ने उसका हाथ थामा और उसे मंच तक ले गई। युवती ने माइक संभाला और बोली, ये मेरी मौसी कविता मेहरा है। उम्र 49 साल। लखनऊ में रहती हैं। उनके पति और एक बेटा 3 साल पहले एक हादसे में चले गए। आयोजक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कविता जी, आप भी कुछ कहें। आपने क्या पढ़ाई की है? कोई खास शौक? कविता ने सभागार में नजरें दौड़ाईं। सभी की नजरें उस पर थीं। उसकी आवाज में हल्का कांपना था। मैंने बीए किया है। मुझे किताबें पढ़ना और गाने सुनना पसंद है। धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। उसने आगे कहा, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे दुख को समझे, मेरा साथ दे। मुझे थोड़ा अस्थमा है, खासकर ठंड में। रमेश की नजरें कविता पर टिकी थीं। उसका चेहरा देखकर उसे अपनी अनुराधा की याद हो आई। कविता का गोरा रंग, गहरी आंखें और शांत स्वभाव उसे अनुराधा की तरह ही लग रहा था। जब कविता बोल रही थी तो उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो रमेश के मन को छू गई। उसे लगा कि शायद यही वह शख्स है जिसकी तलाश उसे थी। आयोजन खत्म होने के बाद सरिता ने रमेश से पूछा, भैया, आपको कोई पसंद आई? रमेश ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? सरिता के पति अजय ने हंसते हुए कहा, भैया, मुझे तो नंबर 9 वाली अच्छी लगी। नाम था? हाँ, कविता। सरिता ने तुरंत हामी भरी। हाँ भैया, मुझे भी वही पसंद आई। रमेश का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। वह धीरे से बोला, ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। लेकिन तभी उसकी बेटी प्रिया का ख्याल आया
और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कुछ दिनों बाद आयोजन से मिली पत्रिका में कविता का पता मिल गया। फोन पर बात हुई और दोनों परिवारों ने मिलने का समय तय किया। रमेश और कविता ने कुछ पल साथ बिताए। रमेश ने कविता को गौर से देखा। उसने साड़ी को इतने सलीके से पहना था कि रमेश का मन अनायास ही उसकी ओर खिंचा। उसका चेहरा देखकर रमेश को अनुराधा की याद और तेज हो आई। उसने कविता की चुप्पी तोड़ने के लिए बात शुरू की। आपको किताबें पढ़ना पसंद है, तो कौन सी किताबें अच्छी लगती हैं? कविता ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसकी हर बात रमेश के दिल में उतरती चली गई। विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त निकला। सरिता ने प्रिया को फोन किया और रमेश के विवाह की बात बताई। प्रिया सुनकर हैरान रह गई। बुआ, ये क्या कह रही हैं? इस उम्र में पापा को शादी की क्या जरूरत? अब तो भक्ति भजन का समय है। सरिता ने समझाया। प्रिया, तुम्हारे पापा बहुत अकेले हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह शुगर के मरीज हैं और इस उम्र में उन्हें किसी अपने की जरूरत है। हमने बहुत सोच विचार कर यह फैसला लिया है। प्रिया गुस्से में बोली, बुआ, ये सब ठीक नहीं है। इतने साल बाद अब शादी? मैं पापा से बात नहीं करना चाहती। और उसने फोन रख दिया। रमेश, जो पास ही खड़े थे, सब सुन रहे थे। उनका दिल भारी हो गया। वह प्रिया को नाराज नहीं करना चाहते थे। उसकी हर खुशी के लिए उन्होंने हमेशा अपने दिल की बात दबाई थी। प्रिया ने जब अंतर्जातीय विवाह किया था, तब भी रमेश ने उसका साथ दिया था, लेकिन अब वह खुद के लिए एक नया कदम उठाना चाहते थे। रमेश रात भर सोच में डूबे रहे। क्या वह सही कर रहे थे? लोग क्या कहेंगे? क्या प्रिया उन्हें कभी माफ कर पाएगी? सुबह जब वह टहलने गए तो सरिता किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसका चेहरा गंभीर था। रमेश ने पूछा, क्या हुआ? सरिता ने बताया, कविता के घर से फोन था। उनके ससुराल वालों को पता चल गया है कि वह शादी करने वाली हैं। अब वे लोग दबाव बना रहे हैं कि वह शादी न करे। रमेश का मन और भारी हो गया। उन्हें लग रहा था कि शायद यह रास्ता इतना आसान नहीं था। एक तरफ प्रिया की नाराजगी, दूसरी तरफ कविता के परिवार का विरोध। क्या वह इस उम्र में इतने तूफानों का सामना कर पाएंगे? कविता अपनी भतीजी नेहा के साथ रमेश के घर पहुंची। कविता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। आखिरकार नेहा ने ही चुप्पी तोड़ी। सरिता की ओर देखते हुए वह बोली, बुआ जी, मौसी सुबह से बहुत परेशान है। उनके ससुराल वालों को उनकी शादी की खबर मिल गई है। आज सुबह वहां से एक धमकी भरा फोन आया था। नेहा ने एक पल रुककर सांस ली और आगे बोली, दरअसल मौसी के देवर उनसे शादी करना चाहते हैं। वह तलाकशुदा हैं और अब मौसी की संपत्ति पर नजर रखते हैं। सरिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे, अगर वह उसी परिवार में रहेंगी तो जल्दी घुल मिल जाएंगी। ये तो अच्छा है। कविता ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, नहीं बुआ जी, वह मुझसे नहीं, मेरी संपत्ति से शादी करना चाहते हैं। सुबह उन्होंने साफ कहा कि सब कुछ उनके नाम कर दूं, फिर चाहे मैं जहां जाऊं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कविता ने फिर बोलना शुरू किया, मेरे देवर को शराब की लत है। उनकी दूसरी महिलाओं से भी गलत हरकतें रही हैं, इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। पिछले 3 साल से किसी ने मेरी सुध नहीं ली। मेरे पति और बेटे के अंतिम संस्कार का खर्च भी मैंने खुद उठाया। अगर मायके वालों ने साथ नहीं दिया होता तो मैं। वह रुक गई। उसकी आवाज भर्रा रही थी। अगर मैं वहां गई तो मेरा दुख और बढ़ेगा, और अगर शादी नहीं की तो वे मुझे और परेशान करेंगे। शायद मेरी जान तक ले लें ताकि सारी संपत्ति उनकी हो जाए। रमेश कविता की बातें सुन रहे थे। उनकी नजरें कविता पर टिकी थीं। उसकी आंखों में दर्द और साहस का अनोखा मिश्रण था। जब कविता ने रमेश की ओर देखा तो उनकी नजरें मिलीं। कविता की आंखों में रमेश को एक गहरा जुड़ाव दिखा और उन्हें भी कविता के प्रति एक अनकहा आकर्षण महसूस हुआ। वह समझ गए कि कविता उनके साथ नया जीवन शुरू करना चाहती थी, लेकिन रमेश अपने बच्चों की नाराजगी के कारण फैसला नहीं ले पा रहे थे। रात के खाने के समय रमेश ने सरिता से कहा, मैं कल भोपाल लौट रहा हूं, अब यहां रुकने का क्या फायदा? अजय ने बीच में टोका, भैया, अभी आप वहां जाकर क्या करेंगे? तभी रमेश का फोन बजा। स्क्रीन पर उनके बेटे रोहन का नाम चमका। रमेश चौंक गए। सरिता ने उनके चेहरे के भाव पढ़ते हुए पूछा, कौन है भैया? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा,
अरे, रोहन का फोन है। उन्होंने स्पीकर ऑन किया और उत्साह से बोले, बेटा, कैसे हो? लेकिन जवाब में सवाल आया, पापा, क्या आप सचमुच शादी करने जा रहे हैं? रमेश हक्के बक्के रह गए। तुम्हें किसने बताया? 7 समंदर पार मेरी बीमारी की खबर तो नहीं पहुंची, लेकिन शादी की खबर जरूर पहुंच गई। रोहन की आवाज में गुस्सा था। पापा, इस उम्र में शादी? ये क्या शोभा देगा? हमारी इज्जत का भी तो सवाल है। और हाँ, प्रॉपर्टी का क्या होगा? यह आखिरी वाक्य सुनकर रमेश को जैसे बिजली का झटका लगा। अब उन्हें समझ आया कि रोहन क्यों इतना परेशान था। कुछ महीने पहले रोहन ने कहा था कि वह सब कुछ बेचकर अमेरिका चले आएं। रमेश ने तो अखबार में घर बेचने का विज्ञापन तक दे दिया था। लेकिन अब पता चला कि रोहन उन्हें अपने साथ नहीं, बल्कि किसी सीनियर सिटीजन होम में रखना चाहता था। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। उनका मन भारी था। सरिता और अजय भी रोहन की बात सुनकर स्तब्ध थे। इतने साल बाद रोहन का फोन, और वह भी ऐसी बातों के लिए? रमेश कमरे में टहलने लगे। उनका मन अशांत था। तभी उन्होंने फोन उठाया और अपनी बेटी प्रिया को कॉल किया। प्रिया ने पहला सवाल ही पूछ लिया, पापा, आपने क्या फैसला किया? रमेश ने धीरे से कहा, बेटी, तुम क्या चाहती हो? प्रिया तपाक से बोली, पापा, इतने साल बाद अब शादी, और वो औरत। 2 दिन में ही आप हमें भूल गए और उसकी फिक्र करने लगे। अपनी सारी संपत्ति उसी पर लुटा देंगे क्या? रमेश को दूसरी बार गहरा धक्का लगा। अब उन्हें साफ समझ आ रहा था कि उनके बच्चे उनकी शादी का विरोध क्यों कर रहे थे। वह रात भर सो नहीं सके। उनके मन में तूफान उठ रहा था। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान किया। रोहन ने जब विदेशी लड़की से शादी की, मैंने मना नहीं किया। प्रिया ने अंतर्जातीय विवाह किया, मैंने उसका साथ दिया। सुनीता के जाने के बाद कितने रिश्ते आए, लेकिन मैंने बच्चों की खातिर सब ठुकरा दिया। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे मेरे अपने हैं, लेकिन अब उन्हें सिर्फ मेरी संपत्ति की फिक्र है। रमेश का मन अब विद्रोह करने लगा। जयपुर आने से पहले वह शादी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन कविता से मिलकर उनके मन में एक नया सपना जागा था। कविता की आंखों में उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी अनुराधा की झलक दिखी थी। वही शांति, वही गहराई, वही आकर्षण। रमेश ने मन ही मन फैसला कर लिया, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, मैं कविता से शादी करूंगा। सुबह होते ही रमेश ने सरिता और अजय को बुलाया। मैंने सोच लिया है, मैं कविता को ही अपना जीवन साथी बनाऊंगा। यह सुनकर सरिता की आंखें खुशी से चमक उठीं। रमेश तैयार हुए और कविता के घर पहुंचे। जब उन्होंने कविता को अपना फैसला बताया, तो उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक मुस्कान तैर गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस पल में उन्हें लगा कि जिंदगी ने उन्हें एक नया मौका दिया है। कविता ने कहा, रमेश जी, मैं भी यही चाहती थी। मेरे ससुराल वाले मेरी संपत्ति चाहते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक सच्चा साथी चाहिए। रमेश ने उसका हाथ थामा और बोले, अब हम साथ हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। और इस तरह रमेश और कविता ने अपने अकेलेपन को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। उनके सामने समाज और परिवार की चुनौतियां थीं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए विश्वास और प्यार था। उनकी कहानी अब एक नई उम्मीद की कहानी बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन एल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।